हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। एज यू ऑल नो कि आज हमारी जो डिस्कशन होने वाली है वो होने वाली है उन जीए क्वेश्चंस की जो आपसे आईबीपीएस क्लर्क मेंस में पूछे गए हैं। जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने जैसा मुझे बताया है वो इन्होंने ये बताया है कि ओवरऑल जो क्वेश्चन का लेवल था, मैं ये नहीं कहूँगी इट वॉज वेरी इजी, यूँ गए यूँ करके यहाँ एकदम सब खत्म हो गया, नहीं, इट वॉज नॉट लाइक दैट, बट हाँ इट वॉज अ मॉडरेट पेपर। टफ नहीं कहा जाएगा बिकॉज टफ का एक दूसरा लेवल होता है। हमने अभी रिसेंट और भी एग्जाम्स देखे हैं, उनको हम कह सकते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस का कंपैरेटिवली थोड़ा सा हायर लेवल था, नो डाउट। ये वाला जो क्लर्क था इट वाज गुड, बढ़िया था, मॉडरेट था। कुछ बच्चे ऐसे थे जो बता रहे थे कि आप नहीं भी करो तब भी आप 5 से 10 क्वेश्चन करके आ सकते हो, इस तरीके के कुछ बेसिक चीज़ें पूछ ली थी। हालांकि बेसिक भी डिपेंड करता है कि हम लोग किस चीज़ से ज़्यादा अवगत हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी इट वॉज बेसिक फॉर एवरीवन बिकॉज जनरल अवेयरनेस इज अवेयरनेस एंड अवेयरनेस हैज़ सो मेनी काइंड कैटेगरीज। बहुत चीज़ों की अवेयरनेस होती है, एक चीज़ की अवेयरनेस दूसरी चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करे, इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। बट येस, पेपर वॉज मॉडरेट। मेरे पास में अभी अराउंड 30 क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ में फिलहाल में डिस्कस करूंगी, और आप लोग भी शेयर करिएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और आपके हिसाब से कैसा लेवल था। मेरी जिनसे बात हुई उनका जो अटेम्प्ट रहा है इट वाज अराउंड 22 to 34, इतने सारे अटेम्प्ट्स करके मुझे स्टूडेंट्स ने बताए हैं। किसी ने बताया कि वो सेक्शन ए में किसी ने 3 किए थे, किसी ने कुछ बताया। तो मुझे जैसा लगा, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इट वाज अ गुड पेपर, बच्चों ने अच्छा किया है, ठीक ठीक किया है। एक्यूरेसी अगर ऐसी रही है बढ़िया आपकी तो फिर नो डाउट आपका मार्क्स जो है वो अच्छा होगा, और जीए आपके लिए एक्चुअली एक तरीके से आप कह सकते हो कि थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग सब्जेक्ट रहेगा ओवरऑल। ठीक है, खैर समझते हैं हम जरा बात को और क्वेश्चंस को एक एक करके चलते हैं। अब जैसे एक सवाल आप इधर देख सकते हो, एक सवाल आपसे पूछा क्या गया था कि निर्मला सीतारमण जी के पास में फिनेंस मिनिस्ट्री के अलावा और कौन सी मिनिस्ट्री है। कई बार जब हम लोग पढ़ते रहते हैं न्यूज़, वहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है। मैं जब आपसे न्यूज़ डिस्कस करती हूँ तो एक चीज़ को हमेशा बोलती हूँ कि जो भी इनकी पोर्टफोलियोज हैं, जैसे जितेंद्र सिंह जी के पास में बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं, तो मैं आपसे कहती हूँ कि पोर्टफोलियोज को देख लिया करो। कई बार जब हम लोग क्वेश्चन रिलेटेड भी करते हैं, जैसे न्यूज़ रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, उसमें मैं ऐसे क्वेश्चन आपको देती भी हूँ ताकि इसकी श्योरिटी बनी रहे। पता चला कि हमने हैवी न्यूज़ तो पढ़ ली लेकिन उसके बैकग्राउंड जो बहुत छोटी चीज़ें थी उसको मिस कर दिया, और मैं आपसे कहती हूँ ये सब एग्जामिनेशन में आएगा तो फिर बड़ा दुख होगा कि यार इतनी बड़ी चीज़ें पढ़कर गए, इतनी छोटी सी चीज़ नहीं कर पाए। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, तो ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। इनके पास में जो और है वो है एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो यू कैन सी हियर शी इज ऑल्सो हैविंग दिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फिर एक क्वेश्चन में आया था कि जो टेन्योर है कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये एंड हो रहा है 2026 में। तो अब क्या क्या ऑप्शंस में थे, हमने जैसे कर रखे हैं, तो जो टेन्योर एंड हो रहा है 2026 में वो इन सभी राज्य का है। लेजिस्लेटिव असेंबली की जो है ना इलेक्शंस अगर हम देखते हैं 2026 में, ये देखो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पौंडीचेरी, इन सभी का जो है आपके सामने बकायदा लिखा हुआ है कि किस डेट को टेन्योर खत्म हो रहा है, फिर इलेक्शंस होंगे, फ्रेश इलेक्शंस होंगे, फिर से सरकार बनेगी एंड एवरीथिंग। तो ये सवाल पूछा गया था। अभी जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, बिहार का हुआ था, तो जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, इससे जुड़ी हुई चीजें आती हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी एंथोलॉजी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो अब जरा हम डिस्कस करते हैं। ये सब चीजें बकायदा क्लास में बढ़िया से डिस्कस्ड हैं ऑलरेडी। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी एंथोलॉजी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश दैट वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम इज हार्ट लैम्प। ठीक है, किसके द्वारा? बानू मुश्ताक के द्वारा। इसका ट्रांसलेशन किया गया था दीपा बस्ती के द्वारा। ये पहली बार है जब एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन को प्राइज मिला है, और पहली बारी एक विनर को एक विनर है जो कि ट्रांसलेटेड है फ्रॉम कन्नड़। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी कि एक तो एंथोलॉजी था, दूसरा फ्रॉम कन्नड़, ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी हो रही थी यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं जोहार कप, तो बेसिकली जो है जोहार कप के बारे में अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लें, जोहार कप जो कि एसोसिएटेड है फील्ड हॉकी से, एक एनुअल इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। ठीक है, अंडर 21 मेंस फील्ड हॉकी का, जो कि मलेशिया में खेला गया इस बारी। जो पूरा नाम है इसका ये है सुल्तान ऑफ जोहार कप। कब शुरुआत की गई है? सन 2011 में। इस टूर्नामेंट को होस्ट किया गया है, कई इंटरनेशनल टीम्स जो है इस बारी पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, अक्टूबर की खबर है जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो अक्टूबर में इंडिया शायद से हारी थी और समथिंग इस तरीके की खबर इससे जुड़ी हुई थी। तो एक ये सवाल था आपसे। फिर एक सवाल था कौन से फुटबॉलर के पास में रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा रन स्कोर करने का। अगेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जब ये रिकॉर्ड बनाया था उसी टाइम पे ये न्यूज़ बहुत तेजी से फैलती जा रही थी। ठीक है, तो जिनके पास में ये रिकॉर्ड जो कि सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं
लायनल मेसी मैं क्यों कर रही हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हो। अगला एक सवाल था कि इंडिया को इलेक्ट किया गया है मेंबर ऑफ UNHRC फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो इंडिया को जो इलेक्शन किया गया है अभी फिलहाल में ह्यूमन राइट्स कमीशन में, ये कितने ईयर का टर्म है ये ओवरऑल, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिया को अभी इलेक्ट किया गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 3 साल की टर्म के लिए, 2026, 27, 28। ये जो है इंडिया 7वीं बार है जब इस काउंसिल में इलेक्ट होकर के जा रहा होगा और नया टर्म ऑफिशियली 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। टर्म की लेंथ है 3 साल की, 2026, 27, 28। स्टार्टिंग डेट है 1 जनवरी 2026 की। और टोटल टर्म्स की हम अगर बात करते हैं तो ये इंडिया का 7th टर्म होगा जब से इस काउंसिल की स्टैब्लिशमेंट की गई है, सिंस द ईयर 2006। नाउ हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिल्डाथन। तो देखो बेटा, बिल्डाथन वहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो अप्रोप्रिएट मुझे नहीं दिख रहे थे, जैसे मुझे ये आप देख सकते हो इधर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये नहीं देखिएगा, ठीक है, दिस इज नॉट एक्चुअली करेक्ट। सो लेट्स जस्ट स्किप, इधर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अगर हम लोग इधर देखते हैं बेटा, क्या सामने हमारे एक्सप्लेनेशंस लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सामने से लिखा हुआ है एकदम क्लियर ही कि जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं इनको अभी फिलहाल में जो है नॉमिनेट या आप कह सकते हो इलेक्ट किया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं और यही ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 के। इस इनिशिएटिव को लीड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जो कि एनकरेज करेगा इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड साइंटिफिक टेम्पर को, ठीक है। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये एयरफोर्स पायलट हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, जो कि एग्जाम 4 को हमारी भारत की तरफ से रिप्रेजेंट भी कर रहे थे और पहले भारतीय थे जो ISS में गए, ठीक है। नेक्स्ट, who has served as the Prime Minister of India for the second longest term। जब प्रधानमंत्री जी स्पीच दे रहे थे और कई बार ये बातें मेंशन भी हो रही थी, न्यूज़ में भी बार बार मेंशन हो रही थी, कई जगह पे हो रहा था, तब भी कहीं ना कहीं इस बात को क्लैरिटी थी, शायद ये क्वेश्चन आए। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा रखा है, ये अभी सितंबर के हिसाब का है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर कितने ईयर तक जो है हमारे नेशन को लीड किए हैं, वो सब आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो वी हैव जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन सभी लोगों का जो टर्म है वो लिखा हुआ है, कब से शुरू हुआ, कब तक गया, कितने दिन, कितने साल, कितने महीने इन्होंने लीड किया है, उसके बारे में लिखा हुआ है सब, ठीक है। विच मेजर बैंक हैज़ ज्वाइंड द पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। तो देखो बेटा, ये जो कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा बैंक बना था, फिर इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने भी ज्वाइन किया था। तो अब पहला बैंक पूछा था, इंडियन ओवरसीज़ बैंक वाला पूछा था, या कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, वो आप लोग मुझे बताइएगा। अगर पहला पूछा था तब तो यार पिछले साल की ये न्यूज़ हो जाएगी, अक्टूबर 2024 के अराउंड के जब यूनियन बैंक बना था। अगर इंडियन ओवरसीज़ बैंक भी पूछा था तो फिर ये भी फरवरी 2025 की न्यूज़ है, काफ़ी पुरानी हो रही है इस हिसाब से, है ना। अगला देखो, अरटई ऐप जो है लॉन्च किया गया है किसके द्वारा। तो जब हम बात करते हैं अरटई ऐप की, इसको जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है जोहो। अब मज़े की बात यह है कि जोहो के बारे में हम आज सुबह ही पढ़ रहे थे, आज सुबह भी पढ़े थे, कल भी सुबह पढ़े थे जोहो के ही बारे में। तब भी मैंने आपसे बताया था कि इस समय जोहो जो है ये कैसे कैसे ऐप्स लॉन्च कर रहा है। अरटई के बारे में हमने ये भी कहा था डाउनलोड कर लो भैया, अगर डाउनलोड नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया था मैम ऑलरेडी डाउनलोडेड है ना। आज हमने जोहो के फाउंडर के बारे में पढ़ा, यही बात मैं आपसे कही थी, जिस तरीके से जोहो लगातार न्यूज़ में चल रहा है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यहाँ से क्वेश्चन आए, और देखो आए भी हैं, ठीक है। सो देखिएगा, अरटई को बनाया गया एक मैसेजिंग ऐप है, कंपनी जो बनाई है ये है जोहो कॉर्पोरेशन, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और पर्पस क्या है, वही है जैसे कि मैसेजिंग कॉलिंग ऐप होता है, वही चीज़ है, ठीक है। जोहो का अरटई का मतलब होता है कैजुअल चैट तमिल में, ओके। कौन से स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, तो ये आपके तमिलनाडु में जो है ना हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, आप देख सकते हो, जैसे कि 51 है एज ऑफ सितंबर 2025। तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों में जो है 38 है। वहीं जो हम बात करते हैं कर्नाटका की, तो यहाँ पे 37 है, ठीक है। ओमकारेश्वर डैम, तो ओमकारेश्वर डैम से क्वेश्चन आया, ये थोड़ा सा मतलब ओमकारेश्वर से भी हम लोग को पता रहेगा कि हाँ ये कहाँ पर है। लास्ट ईयर ये थोड़ा न्यूज़ में था जब एक स्टॉर्म से हिट हो गया था, कुछ नुकसान हो रहे थे, तब ये बड़ा न्यूज़ में चल रहा था। अभी फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया कहाँ पर है बेटा, ये है मध्य प्रदेश के अंदर, जैसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो ओमकारेश्वर डैम जो है ये मध्य प्रदेश में है और ये सिचुएटेड है नर्मदा रिवर पर, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, ओमकारेश्वर टेम्पल के पास में, ओके। यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये कभी होती है, सबसे बड़ी बात थी। अच्छा आज की डेट क्या है ज़रा सोचो, ठीक है, ये किस दिन होता है, ये 29 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है।
अगला देखिएगा, इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश हुआ था, ये भी हम लोगों ने क्लास में पकाया था, बढ़िया। मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डिस्कस थी, आप लोगों को भी जहाँ तक याद होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो जो भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ये कहाँ था? ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड है तारापुर महाराष्ट्र में, और ये पहला कमर्शियल एटॉमिक पावर स्टेशन है भारत का जो कमीशन किया गया 28 अक्टूबर 1969 में। पहला म्यूचुअल, अब यहाँ पे बात आती है, पहला म्यूचुअल फंड यूटीआई, पहले बैंक्स में जिसने किया दैट वुड बी एसबीआई। तो क्या क्वेश्चन था ये आप लोग बता सकते हो और उसके हिसाब से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना एज जो है ये किसके ये बेसिकली किसके लिए, कौन कौन एलिजिबल है? तो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे इंडिविजुअल्स की है जिनकी उम्र है लगभग 18 से 50 वर्ष की, ये एनरोल कर सकते हैं। जिन्होंने ज्वाइन किया इसको पहले से, अगर 50 पे वो चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी लाइफ कवर को एज 55 तक, प्रोवाइडेड की जो आपकी पॉलिसी है ये आप रिन्यू करोगे एनुअली। तो आप देख सकते हो एनरोलमेंट एज आपकी 18 टू 50 ईयर्स है, मैक्सिमम कवरेज आपकी 55 ईयर्स है एनुअल रिन्यूअल के साथ में, ठीक है। बाकी आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, उसी सेविंग अकाउंट से जो है आपके जो भी पैसे होंगे, जो भी आपकी मतलब पॉलिसी का प्रीमियम होगा वो कटेगा, ओके। इनमें से कौन सी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम नहीं है? फाइनेंशियल इंक्लूजन आर दोज स्कीम विच इज कनेक्टिंग जनरल पीपल या सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू एनी फाइनेंस रिलेटेड स्कीम। तो आप देखो जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल बीमा योजना, तो समहाउ ये कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने ऑप्शन में मेक इन इंडिया के बारे में भी सुना था। खैर प्रधानमंत्री अर्बन योजना इज ए हाउसिंग स्कीम, इट इज नॉट अ फाइनेंस स्कीम, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट, स्कोर्स जो है ये कंप्लायंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है कौन सी रेगुलेटर का? तो देखिएगा सेबी का स्कोर्स है और ये कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म होता है सेबी का, सेंट्रलाइज ऑनलाइन सिस्टम है इन्वेस्टर्स के लिए कि लोग अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकें, ट्रैक कर सकें, ठीक है। तो किसका हो जाएगा? सेबी। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स फॉल अंडर 18% जीएसटी स्लैब? अब यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप लोग बता सकते हो कि आप लोग जब देने गए थे तब क्या ऑप्शंस थे, क्योंकि ये 22 सितंबर से जो चेंजेस किए गए हैं उसके बाद से देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये सवाल पूछा जाए। एक था आपका बेतला नेशनल पार्क से कहाँ पर है, ये तो झारखंड में है। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी इशूड अंडर सुगम्य भारत अभियान कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स? तो देखिएगा यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कंसिस्ट ऑफ 18 डिजिट्स या फिर कैरेक्टर्स। जो 18 डिजिट नंबर्स हैं इसमें वेरियस कोड्स होते हैं, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोड, सीएमओ कोड, काफ़ी चीज़ें होती हैं। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है यूडीआईडी डिजिट 18 डिजिट्स का होता है। पहले दो स्टेट के होते हैं कोड, नेक्स्ट जो दो होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। फिर सीएमओ कोड होता है अगला 1 डिजिट, डिसेबिलिटी टाइप होता है नेक्स्ट 2 डिजिट, ईयर ऑफ बर्थ होता है नेक्स्ट 4 डिजिट, रनिंग नंबर होता है नेक्स्ट 6 और चेक सम होता है लास्ट डिजिट, ठीक है। इंडिया की ओवरऑल रैंक क्या रही थी पेरिस 2024? देखो पेरिस 2024 पैरालंपिक्स पूछा था, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के बारे में पूछा हुआ था। क्या पूछा था? अगर पैरालंपिक्स के बारे में था तो वहाँ उसके हिसाब से मैंने ये सारे आपके सामने लगा रखे हैं। क्या रहा था, इंडिया की कैसी पोजीशन रही थी? 18th पर था, टोटल हमें 29 मेडल्स मिले थे, 7 गोल्ड 9 सिल्वर या 13 ब्रॉन्ज। अगर आपसे बाकी कोई पैरालंपिक्स चैंपियनशिप के बारे में पूछा हुआ था तो यू कैन टेल, वी कैन डिस्कस इट इन क्लास फर्दर। किन्होंने लॉन्च किया था सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैंक लिंकेज प्रोग्राम? तो बेसिकली जो है ना इसका प्रमोशन और देखने वाला काम नाबार्ड का होता है, आरबीआई के साथ मिलकर के करता है। तो 1992 में इनके लिंकेज प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया था? इट वाज नाबार्ड ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसकंटिन्यू किया है कौन सा टेन्योर ऑप्शन अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम? तो देखिएगा 2025 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने डिसकंटिन्यू किया है मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट टेन्योर ऑप्शन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत। कब से इफेक्टिव है ये? 26 मार्च 2025 से इफेक्टिव है। जो शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट है ये अभी भी अवेलेबल है और बैंक चाहें तो इसको भी क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू या फिर बैंक चाहें तो इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेन्योर्स भी आप लोगों के सामने में लिखे हुए हैं, क्या क्या कैसे कैसे टेन्योर्स रहे, ठीक है। 5 to 7 ईयर्स एंड 12 to 15 ईयर्स, ओके। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आबू धाबी में। कुछ बच्चे बता रहे थे कि मैडम ये पूछा हुआ था कि कितने साल में एक बार होता है, तो ये क्वाड्रेनियल इवेंट होता है जो 4 साल में एक बार ही करते हैं, ठीक है। तो ये आबू धाबी में हुआ था, यहाँ पे लीडर्स वगैरह गैदर किए हैं और डिस्कस किए हैं जो भी ग्लोबल कंजर्वेशन चैलेंजेस हैं उन्हें। प्रोजेक्ट हिमांग से एक सवाल आया हुआ था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हिमांग जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है, इसी के अनुसार इन्होंने जो है हाईएस्ट मोटरेबल रोड मिगला पास लद्दाख में क्या किया है, बिल्ड किया है और इन्होंने अपना ही प्रीवियस रिकॉर्ड क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है।
एक सवाल ये भी था कि कीर स्टारमर कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अब यार बताओ, ऐसे भी सवाल आ रहे हैं। खैर, पोचमपल्ली इक्कत से भी क्वेश्चन आया हुआ था, कहाँ का है ये जीआई टैग, तो ये बेसिकली आप देख सकते हो इन्हें 2004 में मिला था इक्कत वीविंग टेक्निक के लिए। पोचमपल्ली रीजन जो तेलंगाना है वहाँ के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो एक हैंडलूम प्रोडक्ट है, अपनी साड़ीज के लिए जाना जाता है। कहीं कहीं आप लोग बाकी जगह पे भी इस प्रिंट को देखोगे, इक्कत इस तरीके के प्रिंट्स होते हैं, ठीक है। रीसेंट चेंजेस, अभी ईपीएफओ का जो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, इसको एक्सटेंड किया गया था मैक्सिमम इंश्योरेंस बेनिफिट। तो ये आपसे पूछा हुआ था शायद से, ये 7 लाख कर दिया गया था। ये जो भी अपडेट्स हैं ये इफेक्टिव हो जाएंगे 28 अप्रैल 2021 से, और इसको एक्सटेंड किया गया है बियॉन्ड 27 अप्रैल 2024। तो यहाँ से एक सवाल पूछा हुआ था कि मैक्सिमम बेनिफिट जो है, मैक्सिमम अश्योरेंस बेनिफिट, ये डिसीज्ड मेंबर्स, नॉमिनी या लीगल हाई के लिए 6 लाख से 7 लाख हो गया है। मिनिमम बेनिफिट अश्योर्ड, तो जो मिनिमम लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट है ये 2.5 लाख गारंटीड है, प्रोवाइडेड जो भी डिसीज्ड मेंबर है ये कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट में रहा हो 12 महीने या बिफोर देयर डेथ। मिनिमम बेनिफिट फॉर शॉर्ट सर्विस, तो मिनिमम बेनिफिट 50,000 का प्रोवाइड किया जाएगा फैमिलीज मेंबर्स को हु डाइड विद इन 1 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, अ बेनिफिट नॉट अवेलेबल प्रीवियसली। फिर एक सवाल आपका, जहां तक इट वाज NHIS सर्वे ओनली, कुछ लोग बोल रहे थे मैम NHIC, कुछ ऐसे मुझे सुनने में आया था, इट वाज NHIS सर्वे, ठीक है। तो ये बेसिकली नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे है। यहाँ पे आपसे H का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। सो इट वुड बी नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे। अब आप लोग ज़रूर ये बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपको लेवल कैसा लगा, और बाकी ठीक है, अगर अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो कोई नहीं, निराश मत होइए। अभी तैयारी करिए, एग्जाम्स हो रहे हैं, बढ़िया करिएगा पेपर को, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर हमें देखना है, कोई चीज़ बहुत छोटी बहुत बड़ी खुद से नहीं डिसाइड करना है जब तक पेपर ना आ जाए। सो वी नीड टू बी वेरी 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 अटेंटिव एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। कल मुलाकात करते हैं अपनी मॉर्निंग वाली क्लास में मंडे को। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।